नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी एआईएमआईएम की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजनीतिक परिदृश्य को एक बार फिर उथल पुथल में डाल दिया है, जहां एक ओर एनडीए और महागठबंधन के बीच सत्ता की जंग जारी रही, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम फिर से सुर्खियों में है। सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल कर एआईएमआईएम ने अपनी मौजूदगी दर्ज की है, लेकिन ये जीत कितनी मजबूत है? क्या ये विधायक पार्टी में बने रहेंगे या 2020 की तरह फिर से टूटकर किसी बड़े दल की गोद में चले जाएंगे? राजनीतिक गलियारों में ये फुसफुसाहट अब खुली बहस में बदल चुकी है और सारे संकेत यही बता रहे हैं कि एआईएमआईएम के विधायक जल्द ही पार्टी छोड़ रहे हैं। सबसे पहले एआईएमआईएम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी की ये पार्टी मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी राजनीति चलाती है, जहां वो धार्मिक ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करके वोट बटोरती है। लेकिन बिहार में इसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। 2020 के चुनावों में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, लेकिन कुछ ही महीनों में 4 विधायक पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में शामिल हो गए। यह घटना एआईएमआईएम की आंतरिक कमजोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन विधायकों ने पार्टी क्यों छोड़ा? क्योंकि एआईएमआईएम में कोई ठोस वैचारिक आधार या संगठनात्मक ढांचा नहीं है। ये पार्टी ओवैसी परिवार की निजी संपत्ति की तरह चलती है, जहां विधायकों को सिर्फ चुनावी टिकट देकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सत्ता की भागीदारी या विकास कार्यों में कोई वास्तविक भूमिका नहीं मिलती। 2025 में भी यही स्थिति दोहराई जा रही है और संकेत साफ है कि विधायक टूटेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने हाल ही में सफाई दी कि उनके विधायक मजबूत है और कोई टूट नहीं होगी, लेकिन ये बयान कितना विश्वसनीय है? 3 दिन पहले एआईएमआईएम के 3 विधायक सरवर आलम, मुर्शीद आलम और अख्तरुल इमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिले थे। इस मुलाकात के बाद जोकीहाट के विधायक मुर्शीद आलम ने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु बता दिया। यह बयान सिर्फ एक सहयोग नहीं था, यह सत्ता की ओर रुझान का स्पष्ट संकेत है। अख्तरुल इमान कहते हैं कि ये मुलाकात क्षेत्रीय समस्याओं पर थी, लेकिन राजनीति में ऐसी मुलाकात कभी निरर्थ नहीं होती। नीतीश कुमार जैसे चतुर नेता छोटे दलों के विधायकों को आकर्षित करने में माहिर है। उन्होंने 2020 में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के इकलौते विधायक जमा खान को जनता दल यूनाइटेड में शामिल कर लिया था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी विलय कराया। हालांकि बाद में कुशवाहा अलग हो गए, लेकिन नीतीश की रणनीति साफ है कि वो अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए छोटे दलों को अपने साथ ले आते हैं। एआईएमआईएम के विधायक इस बार भी इसी जाल में फंसने वाले हैं। राजनीतिक गणित को देखें तो स्थिति अस्पष्ट हो जाती है। 2025 के चुनावों में एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 9 सीटें खाली है और एआईएमआईएम के 5 विधायक सत्ता संतुलन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन विधायकों की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर टिका है, ना कि पार्टी की विचारधारा पर। दोनों बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन इन विधायकों पर नजर रखे हुए हैं। महागठबंधन में आरजेडी पहले ही एआईएमआईएम के विधायकों को अपने पाले में खींच चुका है और इस बार भी तेजस्वी यादव जैसे नेता मौके की ताक पर है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के साथ उनके संबंध हमेशा अस्थिर रहे हैं। यदि नीतीश भाजपा से अलग होते हैं, जैसा कि अख्तरुल इमान खुद कहते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, तो एआईएमआईएम के विधायक उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन एआईएमआईएम में रहकर ये विधायक क्या हासिल करेंगे? पार्टी सत्ता में शामिल होने से इनकार कर रही है, सिर्फ नैतिक समर्थन की बात कर रही है। ये नैतिक समर्थन विधायकों को मंत्री पद या विकास फंड नहीं देगा, इसलिए टूटना तय है। एआईएमआईएम की कमजोरी सिर्फ विधायकों के टूटने तक सीमित नहीं है, ये पार्टी की मूल संरचना में है।
असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद है और पार्टी का पूरा नियंत्रण उनके हाथ में है। बिहार में एआईएमआईएम का कोई मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं है। अख्तरुल इमान जैसे नेता सिर्फ चुनावी चेहरे हैं, लेकिन वो विधायकों को बांध कर नहीं रख सकते। 2020 में टूटे विधायकों को जनता ने सजा दी है, जैसा कि इमान कहते हैं, लेकिन क्या ये सजा एआईएमआईएम के नए विधायकों को रोक पाएगी? नहीं, क्योंकि राजनीति में अवसरवादिता हावी होती है। सीमांचल के विधायक स्थानीय मुद्दे जैसे कि बाढ़, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करना चाहते हैं। एआईएमआईएम में रहकर वो इन मुद्दों पर कितना काम कर पाएंगे? पार्टी विपक्ष में है और ओवैसी विकास कार्यों पर सिर्फ बयानबाजी करते हैं। वहीं नीतीश कुमार की सरकार में शामिल होकर विधायक अपने क्षेत्रों के लिए फंड और प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। मुर्शिद आलम का नीतीश को गुरु कहना इसी की ओर इशारा कर रहा है। ये मुलाकात कोई सामान्य नहीं थी, ये सौदेबाजी की शुरुआत है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एआईएमआईएम बिहार में मुस्लिम वोटों को बांटने का काम करती है, जिससे बड़े दलों को फायदा होता है। 2020 में एआईएमआईएम की जीत ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया और अब 2025 में भी यही हो रहा है, लेकिन पार्टी खुद को स्थापित करने में विफल रही। ओवैसी कहते हैं कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन नैतिक समर्थन देंगे। ये नैतिक समर्थन क्या है? सिर्फ शब्दों का खेल। विधायकों के लिए ये व्यवहारिक नहीं है। वो जानते कि सत्ता के बिना कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए टूटना अपरिहार्य है। अख्तरुल इमान पूछते हैं कि दूसरे दलों से क्यों नहीं सवाल होते, लेकिन सवाल एआईएमआईएम पर इसलिए उठते हैं क्योंकि इनका इतिहास ही टूट का है। अन्य दल जैसे जेडीयू या आरजेडी में भी टूट होती है, लेकिन वो बड़े संगठन हैं जहां वैचारिक आधार मजबूत है। एआईएमआईएम में वैचारिक आधार सिर्फ धार्मिक अपील है, जो चुनाव के बाद फीकी पड़ जाती है। सीमांचल की जनता को एआईएमआईएम ने फिर से धोखा दिया है। चुनाव में वोट लेकर जीत हासिल की, लेकिन अब विधायक टूटकर चले जाएंगे। ये जनता के साथ विश्वासघात है। 2020 में टूटे विधायकों ने क्षेत्रीय विकास की दुहाई दी थी और अब भी यही होगा। नीतीश कुमार की सरकार में शामिल होकर ये विधायक अपने हित साधेंगे, लेकिन एआईएमआईएम की विचारधारा को तिलांजलि दे देंगे। पार्टी की कमजोरी ये है कि ये परिवारवाद पर टिकी है। ओवैसी भाई भतीजा वाद चलाते हैं, जहां स्थानीय नेता सिर्फ मोहरे हैं। बिहार में एआईएमआईएम का कोई कैडर नहीं है, सिर्फ चुनावी मोबिलाइजेशन है, इसलिए विधायक आसानी से टूट जाते हैं। नीतीश कुमार की रणनीति को देखें तो वो हमेशा छोटे दलों को जोड़ते हैं। 2020 में बीएसपी का विधायक कुशवाहा की पार्टी ये उदाहरण है। अब एआईएमआईएम की बारी है। मुलाकात के बाद चर्चा तेज हो गई है और संकेत बिल्कुल साफ है। अख्तरुल इमान की सफाई सिर्फ बचाव है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। विधायक टूटेंगे क्योंकि एआईएमआईएम में कोई भविष्य नहीं है। पार्टी सिर्फ विभाजन की राजनीति करती है, विकास की नहीं। सीमांचल में उपेक्षा की बात ईमान करते हैं, लेकिन एआईएमआईएम ने क्या किया? सिर्फ बयान दिए। वही नीतीश की सरकार में शामिल होकर विधायक कुछ कर सकते हैं। भविष्य के परिदृश्य को देखें, यदि नीतीश भाजपा से अलग भी हो जाते हैं तो एआईएमआईएम के विधायक उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ओवैसी कहते हैं कि वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन विधायक ओवैसी नहीं है। वो स्थानीय है और स्थानीय हित प्राथमिक है, इसीलिए टूट तय है। ये एआईएमआईएम की राजनीतिक मृत्यु का संकेत है। बिहार में पार्टी कभी मजबूत नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका आधार ही कमजोर है। जनता अब समझ चुकी है कि एआईएमआईएम वोट कटवा है, ना कि विकास कट्टा। 2025 की जीत अंतिम चमक है और उसके बाद अंधेरा। एआईएमआईएम की आलोचना सिर्फ टूट तक नहीं, ये पार्टी की राष्ट्रीय छवि पर भी है। ओवैसी संसद में जोरदार भाषण देते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में पार्टी असफल है। मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की बजाय ये वोट बांटती है, जिससे भाजपा को फायदा होता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है, जो अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करती है। 2025 में भी यही हुआ। अब विधायक टूटकर मुख्यधारा में जाएंगे और एआईएमआईएम अकेली रह जाएगी। अख्तरुल इमान का बयान उनके लोग मजबूत है, हास्यास्पद है। 2020 में भी यही कहा गया था, लेकिन टूट हुआ। जनता की सजा की बात करते हैं, लेकिन नए विधायक पुराने से सबक नहीं लेंगे। नहीं,
क्योंकि अवसर बड़ा होता है। सत्ता की लालच में विधायक जाएंगे, नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में एआईएमआईएम के विधायक शामिल होंगे, लेकिन पार्टी के नाम पर नहीं, व्यक्तिगत रूप से ये एआईएमआईएम का अंत होगा। अब ऐसा होगा या नहीं, ये तो 14 तारीख ही तय करेगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।